नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड की खबरों में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे देहरादून के आमवाला नरला के निवर्तमान पार्षद के पति राकेश तिनका पर जमीन के नाम पर धोखाधड़ी करने के मामले को लेकर रायपुर थानों में जो है मुकदमा पंजीकृत किया गया है। आपको बता दें कि राकेश तिनका का नाम जो है नामजद अभियुक्तों में लिया जाता है, जिनके खिलाफ देहरादून के कई थानों में पहले से धोखाधड़ी के मामले दर्ज हैं। थाना में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। आपको बता दें कि राकेश तिनका का नाम नामजद अभियुक्तों में लिया जाता है। ऐसे में आपको बता दें कि जिनके खिलाफ देहरादून के कई थानों में पहले भी धोखाधड़ी और अन्य अपराधों के कुल 7 मुकदमे दर्ज हैं और उन्हें पहले जो है गुंडा अधिनियम के अंतर्गत जिला बदर भी किया जा चुका है। वह इस मामले पर देहरादून के एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया है कि शिकायतकर्ता द्वारा अभियोग में कहा गया है कि राकेश तिनका ने नगर निगम की जमीन को अपना बताकर उसने 94 लाख रुपए ली और उन्हें पता चला कि जमीन नगर निगम की है, तो पैसे वापस मांगने के लिए राकेश तिनका द्वारा 14 लाख रुपए दिए गए। साथ ही उन्होंने कहा कि शेष 80 लाख रुपए के गलत चेक शिकायतकर्ता को दिए हैं, जिसकी उन्होंने रायपुर थाने में तहरीर दी है और अब पूरी तरह से तफ्तीश की जा रही है। वादी हैं कृष्ण वालिया, तो उनके द्वारा एक तहरीर जो है थाना रायपुर पर दी गई थी, जिसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है। उनके द्वारा आरोप यही लगाया गया था कि एक जो पूर्व पार्षद हैं और एक निवर्तमान पार्षद पति हैं कि उनके द्वारा जो है एक भूमि को अपना बताकर जो है उनसे उसकी डीलिंग की गई और उस डीलिंग के एवज में लाखों रुपए जो है उनसे लिए गए। और जब उनके द्वारा जो है विक्रय पत्र करने के लिए उनसे कहा गया, विक्रय पत्र संपादित करने के लिए, तो वो आनाकानी करने लगे और काफ़ी बार उनके द्वारा गुजारिश की गई, लेकिन वो टाल मटोल करते रहे और विक्रय पत्र भी संपादित नहीं करते थे, पैसे भी उनके वापस नहीं देते थे। तो जब उनके वादी के द्वारा छानबीन की गई तो पता चला कि भूमि जो कि आरोपी के द्वारा अपनी बताई जा रही है, वो असल में नगर निगम की भूमि थी। वहीं उत्तराखंड में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। राज्य के कई इलाकों में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। इस बीच देहरादून भी भारी बारिश से प्रभावित हो रहा है और आपको बता दें कि दून में बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। ऐसी परिस्थिति को देखते हुए मौसम विभाग ने 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें प्रदेश में बारिश से दर्जनों सड़कें बंद पड़ी है। इसमें स्थानीय लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और प्रदेश में भारी बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों को सतर्कता बरतने की अपील की है। तो वहीं नदी नालों से दूर रहने और बारिश के दौरान पहाड़ पे जाने के लिए मना किया गया है। हल्द्वानी के धारदार हथियार से हमला करने वाले 2 युवकों को एसओजी और स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार कर रहा, जिसका खुलासा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा ने करते हुए बताया है कि 20 जुलाई को नुमाइश के अंदर पार्किंग को लेकर पार्किंग ठेकेदार और गांधी आश्रम में रहने वाले अजीत सिंह बगड़वाल ने साथ ही कुछ कहासुनी हो गई, जिसके बाद दोनों पक्ष जमकर हाथापाई हुई और इसी वारदात के बाद पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई थी। पुलिस ने हमला करने वाले आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम गठित की और इसके बाद पुलिस ने 24 जुलाई को मुख्य 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है और इनके पास से पुलिस ने तलवार सहित कई हथियार बरामद किए हैं। पुलिस ने एसओजी और स्थानीय पुलिस को बधाई दी और वहीं एसएसपी ने साफ तौर पर कहा है कि बाहर से आए कोई भी व्यक्ति नैनीताल जिले में आपराधिक घटनाओं को अंजाम देगा, उसको किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। देखिए 20 जुलाई को हल्द्वानी में नुमाइश के दौरान एक घटना हुई थी, जिसमें कुछ लोगों के द्वारा हथियारों का प्रयोग करते हुए कुछ लोगों के ऊपर जानलेवा हमला किया। इसमें पुलिस ने तत्काल एफआईआर रजिस्टर करते हुए कुछ लोगों को पहले गिरफ्तार किया। इसमें 2 लोग जो थे वो फरार थे और ये 2 लोग न केवल इस घटना में शामिल है, जबकि ये अंतर जो जनपदीय गैंग है उनसे भी जुड़े हुए हैं। तो जब इन लोगों के बारे में पुलिस को पता लगा तो पुलिस ने अपने जो सर्विलांस है उसको एक्टिवेट किया और ये जो 2 अभियुक्त इनको हमने गिरफ्तार किया है। इन दोनों अभियुक्त की एक लंबा चौड़ा क्रिमिनल इतिहास है
और ये दोनों अभियुक्त हत्या के प्रयास में, अवैध हथियारों की सप्लाई में, इसके अलावा मारपीट, लोगों को धमकाना और पैसा वसूल करने के इनके ऊपर बहुत सारे मुकदमे हैं। वहीं दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को नीति आयोग की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। नीति आयोग को बैठक में सीएम धामी ने हिमालयी राज्यों के लिए विशेष नीतियां बनाने का अनुरोध किया और साथ ही ऊर्जा की कमी को पूरा करने के लिए राज्य को 25 मेगावाट से कम क्षमता की जल्द विद्युत परियोजनाओं की अनुमति देने और लघु जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के लिए प्रस्तावित 24% कैपिटल सब्सिडी के प्रस्ताव के राज्यों के साथ ही हिमालयी राज्यों में भी लागू करने का अनुरोध किया। सीएम ने कहा कि विकसित भारत के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता को और अधिक बढ़ाया देने की जरूरत है और इसी के साथ ही सीएम धामी दौरे के तीसरे दिन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली मुख्यमंत्री कॉन्क्लेव में भी शामिल होंगे। और इस बीच देहरादून से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, कांग्रेस की केदारनाथ पैदल यात्रा का आज 5वां दिन है। प्रदेश अध्यक्ष किरण माहरा को जो है अगुवाई में यात्रा हो रही है और श्रीनगर गढ़वाल में करण माहरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी देहरादून से दे रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले कि कांग्रेस की केदारनाथ पैदल यात्रा का आज 5वां दिन है। 4 दिनों से लगातार कांग्रेस ये यात्रा कर रही है और आज 5वां दिन है। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि अब प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की अगुवाई में ये यात्रा चलाया जा रहा है और अब बताते चले कि करण माहरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या कुछ वो जानकारी देते हैं, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन उस बीच आपको बता दें कि आज 5वां दिन है जो कांग्रेस की केदारनाथ यात्रा लगातार जारी है। 4 दिनों से लगातार कांग्रेस केदारनाथ यात्रा के दौरे पर है और इस बीच आपको बता दें कि आज यानी कि रविवार को 5वां दिन है इस यात्रा का। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि कांग्रेस की जो केदारनाथ यात्रा है ये बेहद महत्वपूर्ण भी मानी जा रही है, क्योंकि आज खुद प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। मीडिया को क्या कुछ जानकारी देंगे ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बीच आपको बताते चले कि ये जो पूरा यात्रा है वो प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के अध्यक्षता में की जा रही है। कांग्रेस की केदारनाथ यात्रा का आज 5वां दिन है, बेहद महत्वपूर्ण दौरा भी माना जा रहा है। इसी के साथ साथ कांग्रेस तमाम जिलों में पहुंचकर एक संदेश देना चाह रही है कि उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव है और ऐसे में कांग्रेस के द्वारा किया गया ये यात्रा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं उत्तराखंड के लोकपर्व हरेला पर प्रदेश सरकार ने सभी विभागों के साथ मिलकर 1 महीने में 50 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें उत्तराखंड संस्कृति, साहित्य और कला परिषद भी अपनी तरफ से जो है ये कार्य कर रहा है। तो वहीं इसी कड़ी में राजधानी देहरादून के कन्या गुरुकुला जो है महाविद्यालय में संस्कृति और कला राज्य में मंत्री मधु भट्ट ने वृक्षारोपण कार्यक्रम किया। हरेला महापर्व हमारा होता है, हरियाली महोत्सव। हम पूरे उत्तराखंड देवभूमि में ही नहीं बल्कि अलग राज्यों से भी इसमें सहभागिता की गई, क्योंकि विभिन्न संस्थाओं ने इसमें सहभागिता की। मेरे साथ करीब 100 के करीब संस्थाएं जो हैं वो लगातार अन्य राज्यों में भी लगा रही हैं। और हरेला महापर्व हमारा इस बार लगातार जारी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से इस बार भयंकर भीषण गर्मी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी गढ़वाल के जो है भिलंगना विकासखंड के बाल गंगा और बूढ़ा केदार में हुई भारी बारिश और भूस्खलन में हुए नुकसान पर गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे और जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल मयूर दीक्षित को राहत और बचाव कार्य प्रभावी तरीके से चलाए जाने के निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने घटना के प्रति दुख व्यक्त करते हुए टिहरी के प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को घटनास्थल पर जाकर राहत और बचाव कार्य की समीक्षा करने की भी बात कही है। मुख्यमंत्री धामी टिहरी जिला प्रशासन को प्रभावित क्षेत्र के संवेदनशील गांव को तत्काल चिन्हित कर प्रभावितों की सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने के भी दिशा निर्देश दिए। और इसी के साथ मुख्यमंत्री धामी ने यह भी निर्देश दिया है कि स्थानीय निवासियों के साथ ही मवेशियों और अन्य पालतू पशुओं को भी सुरक्षित स्थानों पर रखे जाने की व्यवस्था की जाए।
और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सक्षम एवं सशक्त राज्य के रूप में आगे बढ़ रहा है। संपूर्ण समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए चलाई जा रही योजनाओं में सुधार करने और उन्हें जन जन तक पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। राज्य के उदीयमान खिलाड़ियों का खेल कौशल विकसित किए जाने एवं उनके खेल उपलब्धियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना की शुरुआत की गई है। योजना का लाभ प्रदान करने हेतु खिलाड़ियों का चयन ट्रायल्स के आधार पर किया जाता है। सरकार ने स्कीम चलाई है, ये मेरे लिए और मेरे घर वालों के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि पहले मेरा खेल में इंटरेस्ट नहीं था और अब मैं खेल में प्रोग्रेस कर रहा हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और उत्तराखंड सरकार का भी। मेरा चयन मुख्यमंत्री प्रोत्साहन खिलाड़ी योजना में हुआ है। मैं सरकार का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस योजना की शुरुआत करी है और हम जैसे खिलाड़ियों को एक रास्ता मिला है, हम अपने गेम में आगे बढ़ सके। स्कॉलरशिप से मुझे और मेरे परिवार को काफी फायदा हुआ है। गेम में हम काफी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और उत्तराखंड सरकार का धन्यवाद करती हूँ। प्रत्येक जनपद द्वारा अपने अपने जनपद में चयनित खिलाड़ियों को प्रति माह 1 वर्ष तक छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। 8 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को इस योजना का लाभ लेने के लिए उत्तराखंड राज्य का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। इस योजना के शुरू होने से खिलाड़ियों में प्रोत्साहन के साथ ही राष्ट्रीय खेलों में रुचि बढ़ रही है। प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए ये योजना अमृत तुल्य साबित हुई है। योजना सुचारू रूप से कार्यान्वित हो, इस पर प्रदेश सरकार द्वारा पूरा ध्यान रखा जा रहा है तथा इसकी नियमित मॉनिटरिंग भी की जा रही है। स्वच्छ, पारदर्शी और प्रभावी गवर्नेंस का दिख रहा है धरातल पर परिणाम। धामी सरकार, मजबूत इरादे, पूरे होते वादे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश की नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट जो हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तराखंड में प्रबुद्ध वर्ग के साथ विचार गोष्ठी आयोजित कर रही है। तो वहीं रुद्रपुर में भी विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम शामिल हुए, जिसका सिख जो है समान से इस मौके पर प्रभारी गौतम ने बजट की तारीफ करते हुए कहा कि बजट में उत्तराखंड का भी काफी लाभ मिला है। बजट में हर वर्ग के लिए प्रावधान किया गया है, किसानों के लिए किया गया, युवाओं के लिए किया गया, महिलाओं के लिए कहा गया है। वो सारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए 900 जगह ऐसी गोष्ठियां पूरे देश में हो रही हैं, जो मोदी जी के तीसरे कार्यकाल का 11वां बजट है। जो नींव हमने रखी थी एक विकसित भारत की। वहीं उत्तराखंड में यूसीसी की नियमावली तैयार करने का काम आखिरी मोड़ पर है। शादियों के पंजीकरण के लिए नवंबर से विशेष अभियान यूसीसी को अक्टूबर तक लागू करने के बाद नवंबर 2024 से मई 2025 के बीच इन सभी शादियों को पंजीकृत किया जाएगा, जो कि यूसीसी लागू होने से पहले हो चुकी है। इसके अमल को लेकर चर्चा की गई है। वहीं यूसीसी के नियम सितंबर से लागू हो सकते हैं। देखिए, मैंने पहले भी कहा जैसे कि भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र था, हमने कहा था कि जब अगर हमारी सरकार आती है, हमें मैंडेट मिलता है, तो हम प्रदेश के अंदर यूसीसी लागू करेंगे। तो उसी बात को जो है कि संकल्पित होकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उनकी सरकार ने पहली ही कैबिनेट में जो है कि यूसीसी के बिल को पास किया था और उसके तत्पश्चात उसको जो भी उसकी संवैधानिक जो बाध्यताएं हैं या संबंध।
वहीं भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन के नेतृत्व में नगर पालिका महुआ खेड़ा गांव के आज अम्बेडकर पार्क में पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा ने उनकी पुण्यतिथि पर एक स्वास्थ्य और नेत्र परीक्षण का फ्री कैंप लगाया, जिसमें महुआ खेड़ा गंज के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में आए हुए लोगों ने अपना फ्री चेकअप कराया। और इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए बताया कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के 10 भाई बहन थे और उन्होंने अखबार बांटकर अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण की और उच्च स्तर की डिग्री प्राप्त कर देश के राष्ट्रपति बने। आज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे देश के होनहार और मिसाइल मैन के नाम से जाने जाने वाले और जिनको परमाणु क्षेत्र में जाना जाता है, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में उन्हें एपीजे अब्दुल कलाम जी को राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज पूरे प्रदेश के अंदर अल्पसंख्यक मोर्चे के द्वारा विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक और शिक्षण संस्थानों में अपने एपीजे अब्दुल कलाम जी को याद किया जा रहा है। सभी जिम्मेदार पार्टी के पदाधिकारियों ने आज ये चिकित्सा शिविर लगाया है और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो कि एक जाना माना नाम था, हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया जिनको जानती थी, मिसाइल मैन के नाम से जिनको जाना जाता था, उनकी याद में, उनको याद करते हुए आज उनकी 9वीं पुण्यतिथि मनाते हुए पुण्यतिथि पर हमारे महुआ गंज में अम्बेडकर पार्क में आज ये कैंप लगाया जा रहा है, जो फ्री मेडिकल चेकअप कैंप है, जिसमें क्षेत्र के तमाम लोग आए हुए हैं और उसका, क्योंकि मैं खुद डॉक्टर भी हूं, उसका लाभ। वह उत्तराखंड कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा पदयात्रा जारी है। पदयात्रा देवप्रयाग से और इसी के साथ मिलेथा तक पहुंच गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि उनके लिए ये जो यात्रा है बेहद महत्वपूर्ण है और इस यात्रा से जो है बीजेपी को सत्तासीन सरकार बौखला गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जब कांग्रेस की यात्रा हरिद्वार से शुरू हुई उसी दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ धाम पहुंचे। आज यात्रा का चौथा दिन है। आज हम देवप्रयाग से मलेथा तक पैदल जा रहे हैं। अभी ये भोजन काल है, सभी लोग साथ में बैठ के यहाँ भोजन करेंगे और कल मलेथा से फिर श्रीकोट तक, श्रीनगर होते हुए श्रीकोट तक ये यात्रा जाएगी और निरंतर ये हमारी यात्रा बढ़ रही है। बीजेपी लगातार झुक रही है। पहले दिन मुख्यमंत्री केदारनाथ पहुंचे, इस यात्रा का असर था। कल बीकेटीसी ने एक हिसाब देने की कोशिश की है जो आधा अधूरा है, लेकिन हमारा वही उत्तराखंड को 2024-25 के बजट में विभिन्न रेल परियोजनाओं के लिए 5,131 करोड़ का आवंटन हुआ है। यह जानकारी केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वर्चुअल माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, जहां बीजेपी इस बजट से उत्तराखंड में रेल नेटवर्क को सुदृढ़ किए जाने की बात कर रही है, तो वहीं कांग्रेस इससे संतुष्ट नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी का कहना है कि स्मार्ट सिटी 2014 की घोषणा है। जैसे मैं बानगी के तौर पर आपको स्मार्ट सिटी बताना चाहती हूँ। 2014 की घोषणा है 100 स्मार्ट सिटी, उसमें से मात्र एक स्मार्ट सिटी मिली उत्तराखंड के खाते में। वो 6 साल से बनी रही है और एक तरह से अभिशाप बन गई है देहरादून वासियों के लिए। उस स्मार्ट सिटी की वजह से हमारी आवाजाही में दिक्कतें आ रही हैं, ड्रेनेज सिस्टम पूरा कोलैप्स कर चुका है, निर्माण सामग्री जगह जगह पड़ी है, तो लोगों को पुराना देहरादून अपना याद आ रहा है। बस मंत्री और अधिकारियों के वही आगे बढ़ते हैं, जहां पर प्रवक्ता गरिमा दसौनी को आप सुन रहे थे और इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि टनकपुर में एबीवीपी के जो है तीनों आमरण अनिश्चितकालीन जो है आमरण अनशन के सूत्रीय मांगों में 6 मांग पूरी होने पर अनशन समाप्त कर दिया गया है, जिसको लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया। बता दें कि जो है टनकपुरी डीसी कॉलेज में 7 सूत्रीय मांगों को लेकर एबीवीपी ने 12 जुलाई से धरना प्रदर्शन शुरू किया था, जिसके बाद बीते 5 दिनों से एबीवीपी ने 3 कार्यकर्ता मनीष सिंह बिस्ट, समीर सिंह नायक और इसी के साथ सौरभ पांडे आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। दरअसल आंदोलनकारी एबीवीपी कार्यकर्ता छात्रा से दुर्व्यवहार के आरोप में भूगोल प्राध्यापक का जो है कॉलेज की जिम्मेदारी करने पर इनकी स्थानांतरण करने की मांग को लेकर आंदोलनरत थे।
सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद देने वाला हूँ। उन्होंने हमारी मांगों को शीघ्र पूर्ण करने का काम करा, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारी 7 पूरी मांगे थी, जिसमें लगभग सारी पूरी हुई है और एक मांग हमारी अभी हुई है, उसके लिए हमें आश्वासन मिला है। तो अभी हम आश्वासन के हमें यहीं पर अंतिम कदम रखना है। वहीं पौड़ी में गढ़वाल कमिश्नर समेत अन्य मंडलीय अधिकारियों के नियमित तौर पर न बैठने से नाराज शहर की जनता ने नागरिक कल्याण मंच के बैनर तले कमिश्नर कार्यालय में जमकर प्रदर्शन किया और सांकेतिक धरना दिया। नागरिक कल्याण मंच से जुड़े स्थानीय जनता ने सरकार से मांग करते हुए कहा है कि गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे से शासन उन अतिरिक्त चार्ज को हटाए, जिससे देहरादून की बजाय पौड़ी की समय दे पाए और कमिश्नरी के लिए भी बात कही गई है। वहीं जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में विगत दिनों आई भीषण बाढ़ आपदा से प्रभावित लोगों को सहायता राशि देने की मांग को लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यकारी सदस्य रमेश चंद्र जोशी ने खटीमा एसडीएम रविन्द्र सिंह बिस्टा तथा तहसीलदार हिमांशु जोशी से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि पात्र आपदा पीड़ितों को अहेतुक राहत राशि देने को लेकर प्रशासन से बात की गई है, जिस संबंध में एसडीएम रविन्द्र कुमार बिष्ट ने आश्वासन दिया है कि सर्वेक्षण पूरा होने के बाद वंचित पात्र परिवारों को जल्द ही अहेतुक सहायता राशि देने का प्रयास करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशानुसार खटीमा जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र था उसमें प्रत्येक परिवार को जो भी बाढ़ अहेतुक राशि थी 5,000 रुपये देने का पूरा प्रयास किया जा रहा। प्रशासन इसमें लगातार लगा हुआ है, लेकिन कुछ व्यवधान बीच में आ गया था कि कुछ लोगों को शायद एक परिवार में कई लोगों को जो अहेतुक राशि बढ़ गई थी। बताना चाहूंगा कि हमारा सर्वे का कार्यक्रम चल रहा था और लगभग बहुत जगह पे सर्वे हमारा पूरा हो गया है और सर्वे पूरा होते ही बुधवार से चेक वितरण का दोबारा कार्यक्रम हमारा शुरू हो जाएगा। 10 से 12,000 नाम वापस और आए हैं, उनको चेक वितरण का कार्यक्रम हमारा शुरू होना है बुधवार से। 14,000 बच्चों के शुरू हुए। सर, जो पशु हानि चल रहा है तो वहीं अल्मोड़ा जिले के विकास अल्ट में उत्तराखंड राज्य आंदोलकारी मोहन चंद्र शर्मा ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि प्रदेश सरकार केंद्र सरकार लोगों को फ्री में राशन दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा उत्तराखंड के पर्वतीय जनपदों में फ्री का राशन बंद किया गया है और इसी के साथ साथ इससे खेतों में काफी नुकसान हो रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों के कृषकों को दंस भेड़ बिले कॉर्पोरेट उद्योग स्थापित हो। वर्तमान समय के अंदर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा एक बहुत ही गलत कार्य किया जा रहा है, जो कि फ्री का राशन है। फ्री का राशन अगर यदि राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार देना चाहती है तो टाउन एरिया में दे, ग्रामीण एरिया के अंदर कम से कम ये फ्री का राशन बंद करे और हमारे उत्तराखंड के पर्वतीय जनपदों में तो हर हाल में बंद करे, क्योंकि इससे हमारी खेतियों को नुकसान हो रहा है। तमाम खेत हमारे बंजर हो चुके हैं। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।